वो कहते हैं कि बोला कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल हमारे विचार ही उनको अच्छा या बुरा करते हैं। तीन प्रकार के लोग होते हैं। जो उत्तम प्रकार के व्यक्ति होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, और जो औसत व्यक्ति होते हैं वे घटनाओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं, वे हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी छोटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो अपडेट है, चूंकि मैं वीक में एक ही अपडेट बनाता हूँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, तो उसमें लगभग ऑलरेडी मैं कोशिश करता हूँ कि सभी पॉइंटों पर थोड़ी सी डिस्कस करें। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो अभी हाल ही में एसओपी दोबारा से जारी हुई है। तो ये दोबारा से जारी का मतलब ये है कि एज इट इज वही पॉइंट है, मैंने कल पढ़े थे। पॉइंट वही है, वो थोड़ा सा वो पहले लैंग्वेज चेंज है, उसमें इंग्लिश थी, इसमें हिंदी थी। बाकी तो मुझे कोई पॉइंट अलग नहीं लगा, और हो सकता है कि एक आध पॉइंट अलग हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो, लेकिन लगभग जहां तक मैं समझता हूँ एज इट इज पॉइंट उसमें मैंने देखे थे। ठीक है। अच्छा, उसमें कंडीशन पॉइंट एज इट इज वही प्रक्रियाएं हैं, उसी डेट से आपकी एसओपी जारी हुई है। ठीक है। वही 2000 जो 24 है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जॉब सिक्योरिटी एक्ट का जो टाइम, वो सारी चीजें एज इट इज है। वो सभी बच्चे लगभग जागरूक हैं, सभी को पता है। बात करेंगे सैलरी, डीए। ठीक है। तो इसमें 58 साल 60 साल की जो आपकी जॉब सिक्योरिटी एक्ट आप पे लागू होगा, आपको दिया जाएगा। उससे पहले सभी को पता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपके लिए एक पोर्टल खोला जाएगा। उसमें क्योंकि जितने भी विभाग हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं, ठीक है, जितने भी कॉरपोरेशन हैं, तो वो किनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दी जाए, किनको ना दी जाए, तो वो थोड़ा सा संशय की स्थिति में जो भी कर्मचारी हैं उनका उनका डाटा जो है वो एचआरएमएस जो पोर्टल है उस पर उनको अपलोड करना है कि भाई किसके 240 दिन के हिसाब से किसके 5 साल पूरे हुए हैं, किसके कम दिन रह गए हैं। तो इस तरह की चीजें, वो जो उनका जो भी डाटा है वो सारा एचआरएमएस जो पोर्टल है उस पर इन सभी विभागों को, बोर्ड निगमों को उन पर अपलोड करना है। ठीक है। बाकी बात करें सैलरी, डीए, इंक्रीमेंट, तो इस तरह की चीजें जिसका जो कार्य है 5 से 8 साल हो गया है उनका 5% इंक्रीमेंट है। जिनका 8 से 10 साल कार्य हो गया उनका 10% का इंक्रीमेंट है। 10 साल से जो ऊपर है, 10 साल से अबोव है, उनका 15% का। तो ये जो इंक्रीमेंट जो होता है ये सालाना होता है। ठीक है। क्योंकि सरकारी नियमानुसार जैसे 3% का इंक्रीमेंट होता है, जैसा हमारा होता है या तो जुलाई में होता है या जनवरी में होता है। तो साल में एक बार इन 3% का सरकारी कर्मचारी को इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो उसी तरह इनको जब जॉब सिक्योरिटी एक्ट सुरक्षा प्रदान की गई है, तो ये भी लगभग इनको भी हम नियमित कर्मचारी कह सकते हैं कि 58 60 तक इनको कोई नहीं हटा सकता। तो इंक्रीमेंट साल में एक बार लगता है। ठीक है। अब जो भी बेसिक है, हम किसी की भी बात करें, क्लर्क हो, कोई भी हो, किसी की 21,500 700 कुछ भी जो है, तो उसमें इंक्रीज करेंगे 5 से 8 साल वाले का, वो फिर उसका बेसिक पे होता है। अब हमारा इंक्रीमेंट जो सरकारी विभाग में जो लगता है, अब जैसे जुलाई में लगता है, तो जो हमारा बेसिक है उसका 3% इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर उस पर डीए स्टार्ट होता है। अच्छा, सरकारी नियमानुसार मान लो पे कमीशन लगता है, अब 2026 में लगने वाला है, 16 में लग गया था। तो जब भी कोई पे कमीशन लगता है या कोई जॉब सुरक्षा एक्ट, जब उन पर जॉब सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है या उनकी जो नौकरी को सुरक्षित की जाती है, तो वो एज इट इज पे कमीशन के बराबर होता है। तो उसमें उसके बाद में जो आपका डीए है वो 0% हो जाता है। ठीक है। तो उसमें डीए का जो एसओपी में है उसमें डीए का शायद कोई जिक्र नहीं था, मैंने डीए का, तो डीए लगभग जब आपका जब आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया है, ठीक, आपकी सर्विस सुरक्षित कर दी गई है 58 60 साल के लिए, तो अब सालाना आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 5 10 और 15% होगा। बाकी जो रेगुलर जो कर्मचारी होते हैं उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, उसमें एचआरए दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिए दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें इसमें नहीं होती है। बाकी हर साल आपका जो 5% 10% 15% जो इंक्रीमेंट है केवल वो रहेगा। डीए जहां तक मैं समझता हूँ आपका 0% से स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद डीए जब आपका बढ़ता है, तो ये जो आपका बेसिक है इंक्रीज होने के बाद, बेसिक पे में इंक्रीज होने के बाद सालाना, उसके बाद डीए 2% 5% इस तरह से जब इंक्रीज होगा, तो वो यहाँ आपका उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा।
0 से 5 साल के जो कर्मचारी है कुछ एक विभागों में हटाने की लिस्ट आ रही है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, हटाने की तो ये कवायद क्यों शुरू होगी, क्योंकि जब नियमित कर्मचारी आएगा तो ये तो इसमें तो कोई नो डाउट कि जब सी और डी ग्रुप के कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी आएंगे, कभी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आ रही है, कभी सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आ रही है, ठीक है, बहुत से कैंडिडेट जो कोर्ट में जीत करके भी लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जाएंगे उन्हीं डिपार्टमेंट में। तो वहाँ जो 0 से 5 साल के जो कर्मचारी जो कार्यरत हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, तो रेगुलर के आने के बाद में तो जाहिर सी बात है उनको हटाया जाएगा। वो एक वो भी चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले निकाला जाए। तो इस तरह की चीजें हो रही है। बाकी बार बार इस पर मुद्दा उठाया जाता है, जो भारतीय मजदूर संघ के जो भी जो टीम है वो स्पेशल इन कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों के साथ उनके लिए काम करती है उस, ठीक है। तो बार बार वही पॉइंट उठाए जाते हैं कि भाई जब पहले ठेकेदार प्रथा थी और जब उसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पोर्ट किया गया, तो फिर अब 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं, उनको क्यों हटाया जाए? क्योंकि कई बार जो उच्चाधिकारी हैं, हाँ, कई बार उच्चाधिकारी जो हैं उन्होंने कमिटमेंट भी किया है हम इनको नहीं हटाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान भी कई बार कहा गया कि हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी कर्मचारी उनको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन फिर भी बाय द वे जब रेगुलर कर्मचारी आता है तो उनको हटाने की लिस्ट आती है, ठीक है। तो जहां तक मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है, बोले एक तो ठेकेदारी प्रथा जब आपने बंद की है तो अब इनको कैसे हटाया जा सकता है? एक ही ऑफिस में 5 साल से ऊपर वाले कर्मचारी काम करते हैं, 5 साल से नीचे वाले करते हैं, तो केवल समय को बाउंड ना किया जाए, क्योंकि काम तो उनके बराबर ही करते हैं, तो इनको नहीं हटाया जाए, ऐसे इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ इनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं हमारे प्रदेश में, सी और डी ग्रुप की बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सी और डी ग्रुप की मैक्सिमम जो सीटें वैकेंट है। तो इनको जहां तक जिस हिसाब से मुद्दा उठाया जाता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि इनको एडजस्ट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा किसी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में। हाँ, अगर हम बात करें कि शॉर्ट लिस्ट के में से अब 103 पदों पर जो भर्ती आई थी हजारों की संख्या में, जो बहुत लंबे समय से दिसंबर से साथी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी हो गए, आंगनबाड़ी हो गई, ठीक है, कंडक्टर ड्राइवर हो गए, डी ग्रुप सी ग्रुप हो गए, लेवल 1 2 लेवल बनाए गए। तो अब यहाँ हम समझ सकते हैं कि जब तक जो है 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आपके शायद नहीं आएंगे, क्योंकि इनके मैसेज नए लगाएंगे और इनको हटाएंगे ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो जब तक ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो रेगुलर कर्मचारी आने के बाद इनको दूसरे डिपार्टमेंट में पहले इनको नियुक्ति दी जाएगी, इनको एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद हालांकि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही आपके जितने भी प्रकार के आपने हजारों की संख्या में जो भरे हुए जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, तो उनके जो मैसेज हैं इनको एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, एसओपी सभी विभागों में एसओपी जारी होगी, जॉब सिक्योरिटी एक्ट प्रदान किया जाएगा, जो कंडीशन 5 साल 5 से 8, 8 से 10, 10 से ऊपर वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट देने के बाद पूरा डाटा पहले उनका एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड होगा, उसके बाद सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा, सबके लिए सर्विस रूल बनेंगे, एसओपी सबके लिए लागू होगी। 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं उनको दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में उनको एडजस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया है 103 प्रकार के पदों पर जो आपके मैसेज आने हैं, संभवतः आपका लगभग 1 से 1.5 महीना और भी लग सकता है जहां तक मुझे जानकारी है। बाकी मैं तो चाहता हूं कि इनको जल्दी से एडजस्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी जो इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से उन बच्चों के भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, उनके ऑफर लेटर, उनकी ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्योंकि एक और फायदा ये है कि जब एचआरएमएस पोर्टल पे जब नियमित और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी कर्मचारी हैं, जब इनका डाटा वहां अपलोड होगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि किस बोर्ड विभाग में निगम में या फिर कॉरपोरेशन में कितने पद वैकेंट हैं। उस हिसाब से फिर आपकी जो ये लिस्ट है, सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी लिस्ट तैयार है, सफाई कर्मचारी की हो गई, कंडक्टर ड्राइवर की हो गई, जेबीटी टीजीटी पीजीटी की हो गई, ठीक है। लेकिन पहले जो बीच की जो रुकावट है, जो व्यवधान है, जो बाधाएं हैं, इनको जब ये पूरी सॉर्ट आउट होंगी, उसके बाद आपकी केवल एक ही काम बचेगा कि इन साथियों के बच्चों के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, इनके ऑफर लेटर आएंगे, ठीक है। ऐसा कहना भाई 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, इस तरह तो हमने दिसंबर से ही वेट किया है।
तो हो सकता है आपका महीना 1.5 महीना और भी इंतजार करना पड़ सकता है। जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, देखो केवल शॉर्ट लिस्ट मैसेज की इंतजार मत करो। बहुत सी वैकेंसीज 2025 में आने वाली है। आपने आपके अकॉर्डिंग जो जिसका आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, आपकी जो दिशा है उस दिशा में आगे बढ़ते रहो। जो चीज़ होनी है वो समय के साथ अपने आप होंगी। समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर केवल 1-1.5 महीना और लगेगा शॉर्ट लिस्ट मैसेज के और इसका केवल इंतजार किया जाए, ये कहीं कहीं सही नहीं है। सही ये है कि प्रयास करते रहे। कई बार क्या होता है कि कोई चीज जब हमें नहीं मिलती है तो हो सकता है उस विधाता ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। ठीक है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। केवल पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। और सिर्फ तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान के लिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा। बोला बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, और सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। मेहनत करते रहो, दिशा में प्रयास करते रहो। कोई चीज होनी है वो अपने आप में, जो चीज बोला हमारे भाग्य में है वो अपने आप चल के आएगी, और जो नहीं है उसके लिए अपने आप को तनाव मत। तो सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।